नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद विपुल जी। आज मैं यात्रा पे हूँ तो इसलिए फोन पर आप सबके साथ जुड़ रहा हूँ। चले, कोई बात नहीं सर, आपका विश्लेषण जो है ठीक है, मतलब आप सामने नहीं रहेंगे आप, लेकिन आपके फ़ोन के ज़रिए जो है तमाम खबरों का विश्लेषण जो है हम सुनते रहेंगे। तो अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। आज किन खबरों पर बातचीत हम करेंगे, चर्चा करेंगे, नजर डालते हैं ऑन द शो के ऊपर। बोनस पॉइंट की शुरुआत में गिग वर्कर से जुड़ी खबर पर चर्चा होगी। श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया कि 2047 तक गिग वर्कर्स का आंकड़ा 6 करोड़ को पार कर जाएगा। आखिर में इसके मायने क्या है, अंशुमान सर से डिटेल में होगी बातचीत। इसके बाद सीएनजी गाड़ियों की बढ़ती सेल पर बातचीत होगी। बीते 5 सालों के दौरान कार बिक्री में सीएनजी गाड़ियों की हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ गई है, वो भी ऐसे दौर में जबकि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ी की चर्चा ज़्यादा हो रही है। इसके मायने क्या निकल करके आ रहे हैं, ये भी आज बातचीत का हमारा हिस्सा रहेगा। इसके बाद टाटा मोटर्स से जुड़ी खबर पर बातचीत होगी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स बड़ा दांव खेलने जा रही है, तो इस पर भी बातचीत डिटेल में होगी। करीब 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की कंपनी योजना बना रही है। अगली खबर केंद्र सरकार के उस निर्देश से जुड़ी होगी जिसमें राज्यों को कहा गया कि वे बीएसएनएल और एमटीएनएल की सर्विस को प्राथमिकता दें। अंशुमान सर से समझेंगे कि आखिरकार केंद्र ने ये निर्देश क्यों दिया है, और इसके बाद बात होगी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत को लेकर के, जो उससे जुड़ी खबरें हैं उस पर। साथ ही साथ जानेंगे कि एग्री कमोडिटीज को लेकर के भारत की आखिर में रणनीति क्या है, और आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप अब अमेरिका में ही घिर गए हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने उनके खिलाफ मुकदमा करने की बात कही है। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नज़र, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनसून से जुड़ी खबर के साथ। मॉनसून के आगे बढ़ने की गति रुकने और पश्चिमी विक्षोभ की बरसात नहीं होने की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गर्मियों में के इस बार के सीज़न में दिल्ली में पहली बार लू चली है। दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मॉनसून अब भी मध्य महाराष्ट्र में रुका हुआ है। सर, मॉनसून रुकने के बीच तापमान जिस तेजी के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसको किस तरीके से समझा जाए? विपुल जी, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं बोनस पॉइंट में, और जो महत्वपूर्ण बात है ये कि पहले तो मानसून रुका हुआ है, ये करीब करीब 30% का डेफिसिट है जिस पर हमने चर्चा की थी, इसे लेकर अब चिंता की स्थिति है। और दूसरी चीज ये कि मुख्य कृषि क्षेत्रों में तापमान बढ़ने लगा है। आमतौर पर यह समय प्री मानसून शावर्स का होता है और कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच जाता है तो वहां बारिश शुरू हो जाती है। अब अगर मानसून में देरी होती है तो फिर ये जो पर्यावरण में नमी है उसे प्रभावित करेगा। आईएमडी ने, मौसम विभाग ने अभी कोई भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से नहीं की है कि मानसून का रिवाइवल कब शुरू होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की कुछ हिस्सों में थोड़ी गतिविधियां, सक्रियता दिखी है मानसून की। उससे लगता है कि शायद 15 जून के बाद मानसून में कुछ गति दिखाई देगी। एक और जो जोखिम है जो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आमतौर पर मानसून आने के बाद जब ठहर जाता है तो जो दोबारा मानसून का चक्र बनता है वो कितना प्रभावी और कितना तेज होता है, ये भी महत्वपूर्ण है देखना। तो इस पर सबकी निगाहें रहेंगी जी। इस बीच देश में गिग इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसमें और ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही हैं। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संस्था विविगिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2047 तक भारत में 6.2 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे, जो उस समय गैर कृषि लेबर फोर्स का लगभग 15% होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत के 11 प्लेटफॉर्म कंपनियों में करीब 30 लाख गिग वर्कर्स काम कर रहे थे और 2030 तक ये आंकड़ा 2.3 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। सर, गिग वर्कर्स में इतनी बड़ी बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या बता रही है, क्या इंडिकेट कर रही है? विपुल जी, अगर आप इस खबर को थोड़ा गंभीरता से करीब से देखें तो आपको लगेगा कि ये अर्थव्यवस्था में रोजगारों की दृष्टि से जो कल्पनाएं, जो 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 संभावनाएं जाहिर की गई थी सरकार की तरफ,
उनसे बिल्कुल उल्टी है। हम ये सोच रहे थे कि अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन होगा, फॉर्मल जॉब्स बढ़ेंगे और भारत में गिग जॉब्स बढ़ते जा रहे हैं। गिग जॉब्स की स्थिति ये है कि उनमें तनख्वाहें कम है, सुरक्षा नहीं है, बहुत सारे सारे मुद्दे हैं गिग को लेकर। लेकिन धीमे धीमे भारत में रोजगारों का एक परिदृश्य बड़ा बदल रहा है। कंपनियां अब गिग वर्कर्स के तौर पर, गिग के आधार पर लोगों को हायर कर रही है। हमारी आपकी अगर समझ में अभी तक यही है कि गिग वर्कर का मतलब जोमेटो, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय है या उबर और ओला के ड्राइवर से, तो ऐसा नहीं। गिग इकोनॉमी फॉर्मली अब गिग फॉर्मल सेक्टर्स में पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में और एफएमसीजी में, जहां सीमित अवधि के लिए प्रोजेक्ट के बेस पर लोग हायर किए जा रहे हैं और मून लाइटिंग कर रहे हैं और 2-3 तरीके के काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा स्ट्रक्चरल, बड़ा ढांचागत चेंज है भारत के रोजगार बाजार में, जिससे हम मान रहे थे कि वहां इनफॉर्मलाइजेशन खत्म होगा और लोगों को स्थायी नौकरियां मिलना शुरू होंगी। जी सर, गिग वर्कर्स का बढ़ना, ये इसे रोजगार माना जाए, एक चैलेंज माना जाए, एक चुनौती समझा जाए, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? दोनों तरह से देखिए। रोजगार तो है, क्योंकि जब काम नहीं है तो लोग इसमें काम कर रहे हैं, एक जगह 2-3 जगह काम कर रहे हैं। पर चुनौती ये है कि भारत ने गिग वर्कर के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। भारत के पास कोई कानूनी ढांचा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, पेंशन की व्यवस्थाएं नहीं है। गिग वर्कर्स को बहुत सारे पेमेंट्स कैश में हो रहे हैं भारत में, जो कैश इकोनॉमी आपको ग्रो करती दिख रही है, उसमें बड़ा इसका गिग वर्कर्स का है। तो रोजगार, काम तो हो रहा है, काम तो है उपलब्ध, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो सामान्य लेबर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, उनका कोई पालन नहीं दिख रहा है। तो दूसरी चीज है कि जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, वेतन का कोई पैरामीटर, पैमाना नहीं है गिग वर्कर्स के लिए। ये बड़ी समस्या है। तो ये रोजगार तो है, लेकिन ये चुनौती है और ये अस्थायी है, अस्थायी रोजगार है, इसलिए बेकारी के खतरे बहुत ज्यादा हैं। हमने गिग इकोनॉमी का एक असर कोविड के दौरान देखा था कि जो गिग वर्कर्स थे वो अचानक सड़क पर आ गए थे, उनके पास कुछ नहीं। इस बीच देश और दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिए जा रहे बढ़ावे के बीच भारत में सीएनजी गाड़ियों की संख्या में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कार बिक्री में सीएनजी मॉडल्स की हिस्सेदारी बीते 5 साल के दौरान 3 गुना से ज़्यादा बढ़ करके 19.5% हो गई है। 5 साल पहले यानी वित्त वर्ष 19-20 के दौरान ये हिस्सेदारी सिर्फ 6.3% हुआ करती थी। इस दौरान कार बिक्री में पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी 76.3% से घटकर 57.7% पर आ गई है। सर, सीएनजी का इतना असर आखिर में क्यों देखने को मिल रहा है? विपुल जी, ऑटोमोबाइल के बाजार में ये पेजर मोबाइल मूवमेंट जैसा दिख रहा है जो हमने 90s में, अर्ली 90s के दशक में देखा था कि भारत में 2 तकनीकें या 2 तरीके के साधन एक साथ आए। पहले पेजर आया, पेजर कंपनी ने निवेश किया और बेचना शुरू किया, उसके तत्काल बाद 2 साल के भीतर मोबाइल आ गया और पेजर खत्म हो गए। यहाँ बड़ा रोचक सा माहौल बन रहा है। भारत में कोशिश इस बात की गई कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं, क्योंकि ईवी सस्ते हैं, पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। लोग चले गए सीएनजी की तरफ। वजह ये हुई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चर्चा, बात, फैंसी डिस्कशन, इन्वेस्टमेंट की बातें, स्टार्टअप तो बहुत बने, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भारत में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ, चार्जिंग का कोई ढांचा नहीं बना, तो सीएनजी पे निर्भरता बढ़ती चली गई। और ये आंकड़ा काफी बड़ा है कि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा अब सीएनजी पर शिफ्ट हो गया है। खासतौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कैब और टैक्सीज हैं, वो सीएनजी में पहुंच गया। इस बीच में लगभग वैसी प्रतिस्पर्धा थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां थोड़ा फैंसी बातें करती रही, गैस बेचने वाली कंपनियों ने कस्बों तक अपनी पैठ बढ़ा दी। आज सीएनजी का नेटवर्क पूरे देश के हर जगह अवेलेबल है और इसलिए ऑटोमोबाइल में अब पहला फ्यूल, खासतौर से कमर्शियल ऑटोमोबाइल में पहला प्रायोरिटी फ्यूल सीएनजी हो गया है। जी, लेकिन सर अब ये जो बदलाव देखने को मिला है, इसके क्या लगता है आपको? फायदे ज़्यादा हैं या फिर नुकसान काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? ये इस बदलाव को कैसे कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी, दुविधा है सरकार के लिए, क्योंकि देखिए सीएनजी पर निर्भरता बढ़ने का मतलब है कि आपकी नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी बढ़ना। अभी हम अपनी जरूरत की 60% के आसपास, 50 से 60% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो अगर भारत में प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फ्यूल की जगह लेता जाएगा सीएनजी, जो ले रहा है शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी जगह ले रहा है, तो भारत को पेट्रोल के साथ, फूड के साथ और ज्यादा इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा नेचुरल गैस का, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो ये चाहते थे कि जो इंपोर्टेड ईंधन है उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाए और हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेस के ऊपर देश में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिले, एक चीज। दूसरा ये कि सीएनजी पूरे देश में आ जाने और स्थापित होने के बाद
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्टेशन और कम हो जाएगा। ये स्वभाव के तौर पर देखा गया है कि अगर एक फ्यूल आकर स्टेब्लिश हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है तो फिर लोग नई गाड़ियों की तरफ उसे नहीं बदलने की कोशिश करते हैं। तो दुविधा है, सीएनजी का प्रचलन अच्छा है, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है, विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी। जी, ऑटो सेक्टर से जुड़ी एक और खबर। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स अब बड़ा निवेश करने जा रही है और अगले 5 सालों के दौरान इस सेगमेंट में कंपनी की 33 से 35 हजार करोड़ के निवेश की योजना है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 में कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 16% और वित्त वर्ष 2029-30 तक 20% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दौरान कंपनी की योजना 30 नए मॉडल लॉन्च करने की है। फिलहाल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी 13% से कम है। सर, टाटा की जो तैयारी दिखाई दे रही है, ये कौन से सेगमेंट को टारगेट करने जा रही है और क्या कुछ इनके फ्यूचर प्लान्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल जी, टाटा उत्साहित है। दूसरी सबसे बड़ी, बल्कि कई महीनों में तो पहली सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। टाटा के पास अब प्रोडक्ट की काफी बड़ी रेंज है, अलग अलग कस्टमर्स के लिए लग्जरी और सेमी लग्जरी प्रोडक्ट से लेके और एंट्री लेवल कारों तक, जो भी भारत का एंट्री लेवल अब बचा है 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए के हिसाब से, ये प्लान काफी बड़ा है, मेहमत है। 35,000 करोड़ का प्लान है। करीब करीब 15 नए टेम्पलेट्स लाने की बात है और बाकी प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे, यानी नई थीम्स पर वाहन बनाए जाएंगे टाटा मोटर्स की तरफ से। ईवी को लेकर काफी उत्साह है, ईवी मार्केट पे भी निवेश करने की तैयारी है। टाटा मोटर्स एक पूरी नई रेंज तैयार कर रही है उस प्रोडक्ट्स की, जो भारतीय बाजार को टारगेट करेंगे, क्योंकि बाकी कंपनियां थोड़ा बाजार में पिछड़ रही हैं, मारुति भी पिछड़ रही है, तो टाटा के लिए अपॉर्चुनिटी है। और टाटा ने जो विपुल जी अपना पिछले 5-7 साल में जो रिस्ट्रक्चर किया कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट की प्रोफाइल्स बदली, अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, उन्हें जबरदस्त सफलता भी मिली है। टाटा के सारे प्रोडक्ट जो, मतलब इंडिका वाला दौर खत्म हो गया, उसके बाद से जब से नेक्सान और हैरियर का दौर आया, उसके बाद से टाटा बाजार में प्रमुख कंपनी बन के उभरी भी है। तो इसलिए ये निवेश जायज लगता है और शेयर बाजार को तो ये निवेश की घोषणा पसंद आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आज 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। हालांकि ऑटो सेक्टर के लिए अभी भी जो चाइना से जो खतरा है रेयर अर्थ का, वो लगातार बना हुआ है ऑटो सेक्टर के लिए, लेकिन इस खबर के चलते अच्छी मजबूती टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 2% की ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहा कि इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन या फिर लीज लाइन की सेवा के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनियों यानी कि BSNL और MTNL की सर्विस को प्राथमिकता दें। सरकार ने डेटा सिक्योरिटी का हवाला देते हुए राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है। इस सिलसिले में 8 अप्रैल को दूरसंचार सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। सर, डेटा ब्रीच के मामले में दोनों कंपनियां कितनी सुरक्षित दिखाई दे रही हैं? बात कुछ थोड़ी असंगत सी है, क्योंकि डेटा ब्रीच BSNL में भी काफी ज्यादा हुए। BSNL का तो डेटा सिस्टम इतना सिक्योर्ड कभी नहीं है। अगर आप जरा सा तलाशने की कोशिश करें तो आपको भारत में BSNL के डेटा सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्रीच दिखाई देंगे। तो ये शायद 2 वजह है। एक तो ये कि BSNL के लिए थोड़ा मार्केट क्रिएट किया जा सके किसी तरह से, सरकारी सेवाओं में इसको शामिल करा के, क्योंकि सरकारी सेवाओं में प्राइवेट कंपनियां आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो प्राइवेट फोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह थोड़ी डेटा सिक्योरिटी की भी हो सकती है, खासतौर से कई ऐसे इलाकों में जिन इलाकों में सिक्योरिटी पहले से ही प्रतिबंधित है। बिल्कुल जी, आपको याद होगा कि भारत के बॉर्डर इलाके जितने सीमावर्ती इलाके हैं ना, वहां पे निजी कंपनियों पर तमाम पाबंदियां हैं। वहां सरकारी ऑपरेटर ही सर्विसेज देने के लिए अधिकृत हैं। तो कोशिश है कि BSNL को किसी तरह से खड़ा करके तैयार किया जाए कि इसे थोड़े ऑर्डर्स वगैरह मिलने शुरू हो। डेटा ब्रीच में तो गारंटी नहीं है कि है इस तरीके की कि BSNL के पास कोई बहुत बेहद शानदार सिक्योरिटी है डेटा की। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। मई के दौरान पॉलिसी बिक्री में कमी के बावजूद जीवन बीमा कंपनियों के न्यू बिजनेस प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई में न्यू बिजनेस प्रीमियम 13% बढ़कर के 30,463 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। हालांकि इस ग्रोथ में LIC का योगदान घटा है। LIC के लिए न्यू बिजनेस प्रीमियम की ग्रोथ 10.3% रही है और प्राइवेट कंपनियों के लिए ग्रोथ 16.6% दर्ज की गई। इस दौरान नई पॉलिसी की बिक्री में 10% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिली है। सर, भारत के बीमा बाजार के अंदर ये किस तरीके का परिवर्तन आप देख रहे हैं कि लोग पॉलिसी कम खरीद रहे हैं और कंपनियों का प्रीमियम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल जी, ये शुरुआती ट्रेंड है, पर भारतीय बीमा बाजार में एक नया शिफ्ट आ रहा है। और इस आंकड़े को जो हमने खंगालने की कोशिश की, तो आप पहले ये आंकड़ा पकड़िए कि भारत में पॉलिसीज की बिक्री क्यों घटी बीमा पॉलिसी की। भारत में जो सबसे बड़ा मास मार्केट है वो एलआईसी के पास है, और बिक्री घटने का अर्थ है कि एलआईसी उस मास मार्केट को पॉलिसी प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही है। इसकी वजह दो हो सकती है। एक तो जनरली भारत में रिसेशन की स्थिति है, लोगों के पास पैसे नहीं है और है इन्वेस्टमेंट के लिए, बीमा के लिए। दूसरी बड़ी बात यह कि चूंकि इनकम टैक्स में अब कोई रियायत नहीं बची बीमा के लिए, 80C वाली धारा सरकार ने एक तरह से गिव अप कर दी। तो बीमा एज अ सेविंग प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया जाता था कि साल के आखिरी क्वार्टर में, वो खत्म हो गया। उसका असर हमें एलआईसी के बिजनेस पर साफ दिखाई दिया। दूसरा ये कि बीमा मार्केट का में थोड़ा शुरुआती संकेत है, अभी भी नहीं कह सकते कैसा एग्जैक्टली हो रहा है, लेकिन जो डेटा हम पढ़ पा रहे हैं उस हिसाब से बीमा मार्केट में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां मास मार्केट के प्रोडक्ट नहीं बेचती है। प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट टर्म इंश्योरेंस हैं जो लोग सिर्फ बीमा सुरक्षा की दृष्टि से लेते हैं। इसलिए अगर आप प्रीमियम में देखें तो प्रीमियम में वो बढ़ोतरी दिखती है, क्योंकि हर साल प्रीमियम रिवाइज होते हैं, बीमा महंगा होता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स की संख्या घटती दिख रही है। तो अगर इनकम टैक्स की रियायतें अब आगे वापस नहीं लौटती हैं, तो बीमा कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचना, खासतौर से एलआईसी जैसी बीमा कंपनियों के लिए जो निवेश के लिए बचत की चाशनी में लपेट के प्रोडक्ट बेचती थी, उनके लिए अब मुश्किल हो जाएगी। और बीमा अब उधर पहुंचेगा जहां पे वो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि टर्म इंश्योरेंस है, महंगे टर्म इंश्योरेंस जो भारत में बिकना शुरू हो। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही वार्ता में भारत ने एग्री कमोडिटीज पर बातचीत को 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में नॉन नेगोशिएबल कमोडिटी को रखा है, जिन पर भारत अमेरिका के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इस कैटेगरी में गेहूं और चावल जैसी कमोडिटीज को जगह दी गई है। दूसरी कैटेगरी को संवेदनशील बताया गया है, जिसमें कि सेब जैसी कमोडिटीज को शामिल किया गया है। और तीसरी कैटेगरी को लिबरल बताया गया है, और उसमें वे एग्री कमोडिटीज़ हैं जिनका कि भारत पहले से इंपोर्ट कर रहा है। इस कैटेगरी में बादाम, अखरोट, ब्लूबेरी और पिस्ता जैसी कमोडिटीज़ को रखा गया है। सर, भारत अमेरिका के बीच वार्ता का क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है, और क्या ये बातचीत कहीं अटकती दिखाई दे रही है? पहले बात हो रही थी कि एग्री कमोडिटीज़ पे बात ही नहीं होगी, अब इसको 3 कैटेगरीज में बांटा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल जी, बातचीत थोड़ा फंस गई है। ये एग्री कमोडिटीज वाला एजेंडा चर्चा में पहले से रहा है। भारत ने अपनी तरफ से गेहूं और चावल जो कि प्रमुख कृषि फसलें हैं, इनके इंपोर्ट को लेकर कोई सहमति ना बना होने की ये संकेत दिए थे। बादाम, अखरोट अमेरिका के आएंगे, ये बात पहले से संकेत दिए जा रहे हैं, और मामला ये फंस गया है यहाँ पे। जो सोर्स हमें बता रहे हैं, अमेरिका की जो ट्रेड नेगोशिएशन टीम थी वो भारत में आई थी, उसको जाना था, उसे रोक दिया, उसने अपना समय यहाँ बढ़ा लिया रोकने के लिए। भारतीय पक्ष की तरफ से कहा गया है कि जब तक मेटल्स पर जो टैरिफ लगाए गए हैं 50% के, उन्हें नहीं हटाया जाएगा, और हटाने का कमिटमेंट नहीं दिया जाएगा, इस व्यापार वार्ता पर बात आगे बढ़ना मुश्किल है। ऐसा संकेत भारत की तरफ से अमेरिका के पक्ष को दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार अपने पक्ष में अमेरिका से कुछ निर्णय आते देखना चाहती है। और जैसा बोनस पॉइंट में आपको बता चुके हैं कि स्टील टैरिफ से भारत को बड़ा नुकसान हुआ है, भारत के निर्यात को काफी झटका लगा है। तो भारत सरकार ये मान रही है कि अगर अमेरिका के साथ कोई सहमति या संधि होनी है, तो उससे पहले जो उसने ये अजीबोगरीब टैरिफ लगाए हैं, इनमें कमी करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में अपनी नीतियों को लेकर घिर गए हैं। टैरिफ के ऊपर अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप उतने आक्रामक ढंग से टैरिफ लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप को झुककर समझौता करना पड़ा। जापान और यूरोपियन यूनियन भी अपनी शर्तें रख रहे हैं। और वो दौर चला गया मार्च वाला, जब डोनाल्ड ट्रंप ने डराया था और दुनिया टैरिफ के लिए उनके पास आकर खड़ी हो गई थी। तो बोलिए, याद कीजिए 4 जून की समय सीमा थी ना ट्रंप की, 4 जून तक जो नहीं करेगा उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। 4 जून से निकल के हम 10 जून में आ गए हैं। किसी कंट्री ने ना तो डील साइन किया और डील साइन करने का मसौदा भेजा अभी तक। तो अब थोड़ा माहौल बदला है, और इसलिए भारत के रणनीतिकार भी बदले हुए माहौल को समझते हुए अपनी शर्तों को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डील जो है वो अब स्लो मोड में है, स्लो स्पीड मोड में है। और अमेरिका के घटनाक्रम पर भारत, क्या पूरी दुनिया के ट्रेड नेगोशिएटर्स की निगाहें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालतें इस टैरिफ पर क्या कहती हैं, और उसके बाद फिर भारत अपना रुख स्पष्ट करेगा। वैसे वार्ताएं तो जारी है जी। चलिए, तो यहाँ पर मामला फंसता दिखाई दे रहा है। अब आगे किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी उसके बारे में आपको लगातार अपडेट जो है वो बोनस पॉइंट में मिलती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ टैरिफ नीति को लेकर के दुनिया भर के निशाने पर हैं, और दूसरी तरफ
इमिग्रेंट नीति को लेकर के अपने ही देश में घिर गए हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में गैर अमेरिकी लोगों पर कार्रवाई की वजह से वहां पर अब दंगे जैसे हालात हैं और कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि वे ट्रंप के खिलाफ मुकदमा करेंगे। दंगों को देखते हुए ट्रंप ने कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है। सर, टैरिफ के बाद ट्रंप के लिए इमिग्रेशन कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रही है, खासतौर से जो मौजूदा हालात वहां पर इस समय दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, ये ट्रंप की दो नीतियां थी और इस टैरिफ को लेकर तो खैर पूरी दुनिया में जबरदस्त विरोध था और अदालती तौर पर भी समस्या थी। दुनिया के देशों ने रिटेलिएशन किया था और ये माना जा रहा था कि इमिग्रेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जिद पर कायम रहेंगे। अड़े अभी भी हैं वो, लेकिन भीतरी स्तर पर अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए इमिग्रेशन के मामले को संभालना मुश्किल हो रहा है। लॉस एंजलिस में जो इमिग्रेशन कमीशन है, इमिग्रेशन कस्टम कमीशन, उसने छापेमारी की, लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया। उसके बाद जनता लोगों का विरोध सड़क पर आ गया। विवाद ये हो गया है कि इस विरोध को कुचलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है, जो अमेरिकी फेडरल सिस्टम के हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों का मामला राज्य सरकारें इसे संभालेंगे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि ये गलत है, इसको हम इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब ये जो फेडरल और स्टेट के बीच में झगड़ा है, जिस जो होना था, ऐसा लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ऐसा कुछ टकराव होगा, तो ये दूसरा मोर्चा खुल गया है। आपको याद होगा 13-14 स्टेट्स पहले ही टैरिफ के खिलाफ कोर्ट में जा चुके हैं और ट्रेड कोर्ट से सरकार के खिलाफ एक आदेश पारित करा चुके हैं, जैसे कि अमेरिकी सरकार ने जो अपील कोर्ट था उससे स्टे करवाया है। अब ये मामला इस तरह का है जहां पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल सिस्टम में अपनी सीमाएं पार की है। दूसरा, इस विवाद की वजह से इमिग्रेशन के अभियान को सख्ती से चलाने और प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के अब पूरी कोशिश है वो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसका असर हमें डोनाल्ड ट्रंप की साख पर आने वाले दिनों में रहेगा। अमेरिका में लोग ये देख रहे हैं, देखने का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग आएगी तो आगे उसका क्या असर दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर मार्च से काफी माहौल बदल चुका है अमेरिका का इन दोनों मामलों पर, टैरिफ पे भी और इमिग्रेशन पे भी। इस बीच चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो गई है। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच लंदन में बात शुरू हुई है। बातचीत से पहले पिछले हफ्ते की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई थी। उसी के बाद वार्ता के लिए रास्ता खुला था। सर, अब चीन अमेरिका के बीच जो वार्ता हुई है, क्या कुछ डिस्कशन सामने निकल करके आ रहे हैं? किस दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? विपुल जी, बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है लंदन में अमेरिका के तीनों टॉप इकोनॉमिक मिनिस्टर, वित्त मंत्री, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर, अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मिल रहे हैं। दूसरा दिन है बातचीत का और इसके साथ जो चाइना के वाइस प्रीमियर हैं ली हेफेंग, वो भी मिल रहे हैं। चाइना ने कितनी टफ नेगोशिएशंस की हैं, इसका इशारा वहां से मिल रहा है। चीन ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस दबाई है, रेयर अर्थ, जिस पर हम पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं और इस बार हम विस्तार से बताएंगे भी अर्थ में आपको कि रेयर अर्थ में कितनी बड़ी ताकत है। चीन और अमेरिका क्यों घुटने टेक कर बातचीत के मेज पर आया। तो चीन ने कहा है कि रेयर अर्थ की आपूर्ति खोली जाएगी, लेकिन इससे पहले अमेरिका को कुछ रिलीज करना होगा। तो वो उसने टैरिफ का हिस्सा तो छोड़ ही दिया है, टैरिफ पर तो बाद में बातचीत आएगी। वो ये कह रहा है चीन की अमेरिका ने जो AI चिप्स के ट्रांसफर की तकनीक पर रोक लगा रखी है, एनवीडिया के चिप्स नहीं आ रहे हैं और हुआवे को चिप बनाने के लिए जो तकनीक नहीं मिल रही है, उससे प्रतिबंध तुरंत हटाने होंगे। ये स्ट्रेटेजी अमेरिका को थोड़ा फंसा गई है इस मामले में। रेयर अर्थ के बदले चिप की तकनीक मिलनी चाहिए। चीन की चिप की तकनीक में थोड़ा पिछड़ा हुआ था, खासतौर से हाई एंड चिप के मामले में, जिस पर आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगाई थी एनवीडिया के चिप से। तो अब ये बात लेन देन यहाँ पर है कि तुम्हें हमारा अगर रेयर अर्थ चाहिए तो हमें चिप की तकनीक लाने दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप अगर इस पर थोड़ा भी उदार होते हैं तो हुआवे ऑलमोस्ट तैयार है हाई एंड चिप बनाने के लिए। एक 2-3 महीने 4 महीने की गतिविधियों में हुआवे को वो तकनीक मिल जाएगी जिस तकनीक से वो हाई एंड चिप बना पाएगी। तो इस दुविधा के बीच बातचीत फंसी हुई है। चीन ने रेयर अर्थ का जबरदस्त डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक यूज किया है अमेरिका को इस वार्ता की मेज पर लाने के लिए। इसके अलावा जो जुलाई वाली समय सीमा है उस पर भी बातचीत चल रही है। हालांकि संकेत जैसे मिल रहे हैं, मेरी बात हो रही कि जुलाई की समय सीमा ट्रंप बढ़ाने को तैयार हो जाएंगे, बशर्ते रेयर अर्थ के मामले में उसकी आपूर्ति को लेकर चीन से कोई गारंटी मिल जाए। पर ऐसा कोई संधि बनेगी, कोई व्यापार बड़ी डील होगी, कोई बड़ा
एग्रीमेंट साइन होगा, उसके संकेत आज तक तो नहीं मिले। मतलब अभी तक की वार्ताओं में नहीं मिले, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अविश्वास बहुत ज्यादा है, ट्रस्ट का डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के सर आगे मतलब क्या निर्णय और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों की नज़रें लगी हुई हैं कि अगर चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं बनी तो फिर आगे चल करके फिर और समस्याएं दुनिया भर के शेयर बाज़ारों के लिए होंगी। तो क्या इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई देगा जल्द? अभी देखिए, अभी जो हमने आपसे शुरुआत में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कमजोर पड़ रहे हैं, और उनका एक कमजोर पड़ना चीन की स्ट्रेटेजी की शुरुआती जीत है। उस स्ट्रेटेजी के कारण ही चीन ने रेयर अर्थ पर उनको बाध्य किया कि वो बात करें। अब इमिग्रेशन को लेकर और टैरिफ को लेकर जो इंटरनल कमजोरियां हैं या जो चैलेंज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में चाइना और ज्यादा सख्त नेगोशिएशंस करने की कोशिश में है। उसने शुरुआती तौर पर ट्रंप की बातचीत का ध्यान रखने के लिए कि ट्रंप ने फोन किया तो उन्होंने रेयर अर्थ के कुछ लाइसेंस में अप्रूव कर दिया। करीब 35-40% लाइसेंस अप्रूव हो गए, 60-65% लाइसेंस अभी भी फंसे हुए हैं। पर ये बात इतनी आसान है नहीं, क्योंकि एक बार के लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। अमेरिका को लगातार अगले 10 साल 12 साल तक चाइना पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा रेयर अर्थ और रेयर अर्थ से जुड़े मैग्नेट्स के लिए, क्योंकि अमेरिका में क्षमताएं आते आते लंबा समय लगेगा। ऐसी स्थिति में चीन कुछ ना कुछ बड़ा हासिल किए बगैर अमेरिका से ये रेयर अर्थ वाले मामले में अपनी 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 शक्ति बरकरार रखेगा। इसके ऐसा इशारा पूरी दुनिया के बाजारों को मिल रहा है। जी चलिए सर, यहाँ पे निगाहें हम लोगों की रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना व्यस्त कार्यक्रम था आपका और आप बीच रास्ते से इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़ करके इन तमाम खबरों का विश्लेषण किया सर आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दें, और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें। लगातार बोनस के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए नमस्कार।